रियल जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आए हैं। खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो काफ़ी पूछा जाता है। और इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न किसी विषय से पूछा जाता है तो आधुनिक भारत इतिहास ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। वो इस जितना भी ये वीडियो पूरा देखिएगा ना, उसका सार है, वो निचोड़ है वो। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जैसे रॉलेट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्या था कि 1919, 1920, 1921, 1919 से ले लीजिए, 1917 से ही ले लीजिए, उसके बाद से भारत में क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ने लगा था। ऐसे तो 1916 में होम रूल लीग अधिवेशन हुआ, तो उसी में बाल गंगाधर तिलक साहब जेल से छूट करके आए थे और उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और होम रूल लीग अधिवेशन का मंत्र ही था 100 शासन। 100 शासन, होम रूल मतलब 100 शासन। अब हम शासन करेंगे, आप नहीं, इसका सिद्धांत ही था। तो उसी टाइम से क्रांतिकारी उभरने लगा था और यही उदारवादी और उग्रवादी को लेकर के ही 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस में फूट पड़ा था। एक दल उदारवादी था, वही दूसरा दल उग्रवादी था। उदारवादी में ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, ये सभी जो थे ये उदारवादी के नेता थे। वही उग्रवादी में लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष भी आ जाते हैं। तो ये सभी जो नेता थे ये उग्रवादी थे। इनका मानना था कि आज़ादी तभी मिलेगी जब हम उसमें मतलब लड़ेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा ही आज़ादी पाई जा सकती है, याचना और प्रार्थना से ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। और वही उदारवादियों का मानना था कि अगर हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे, नहीं मानते हैं तो हम सत्याग्रह करेंगे। और सत्याग्रह भी वही था कि सत्य के लिए आग्रह। लेकिन ये चीजें उग्रवादियों को पसंद नहीं आती थी कि हमारी ही चीज और हमें उसी चीज को छीनने के लिए हमें आग्रह करने की क्या जरूरत है। हम छीन करके लेंगे, हम लड़ करके लेंगे, हम झुकेंगे नहीं। तो यही चीजें थी उस टाइम तक। ये चरमपंथ पे थी, अपने चरम सीमा पे थी। वो लोग अंग्रेज क्या किए कि नहीं चाहते थे कि क्रांतिकारी गतिविधियां फैले भारत में। और उन्होंने क्या किया कि इसको कुचलने के लिए 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। वहां के न्यायाधीश थे जिनका नाम था सिडनी रॉलेट। इनके ही अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई। उसका उद्देश्य था कि आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। मतलब ऐसा उनको समझाया गया था कि एक ऐसा गठन का निर्माण कीजिए, एक ऐसा समिति बनाइए जो आतंकवाद को कुचल दे। मतलब लोगों के अंदर आतंकवाद की भावना ही, क्रांतिकारी की भावना ही ना पनपे। ये पता है आतंकवाद किसको कहते थे? ये आतंकवादी मानते थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आजाद, लाहिड़ी, ये जितने भी थे उनको आतंकवादी ये मानते थे। इनका भावना ही यही था, क्योंकि ये अपने स्वशासन के लिए लड़ रहे थे और अंग्रेजों के लिए ये दुश्मन थे, तो ये आतंकवाद हो गए। और उनका यही बात समझाया गया था सिडनी को कि आप ऐसा एक समिति बनाइए जो आतंकवाद को कुचल दे। लोगों के अंदर ये पनपे ना कि हमें आज़ाद भी होना है, हमें स्वशासन भी चाहिए। उसने क्या किया कि इनके सुझाव पर 1919 में रॉलेट एक्ट के नाम से एक विधेयक आया। और रॉलेट एक्ट के तहत क्या हुआ कि बिना वकील, बिना दलील, बिना मुकदमा चलाए आपको जेल में बंद कर दिया जाता था, ट्रायल पे। और ट्रायल पे पता है, जब तक चाहे तब तक। वैसे 3 साल तो कम से कम रख देते थे। अब बताइए, 3 साल तक आपको बिना किसी वजह का गिरफ्तार करके जेल में रख दिया जाए, वहां पे आपको प्रताड़ित किया जाए, क्या आपके अंदर मन में भावना आएगा कि आपको शासन चाहिए या आज़ादी चाहिए?
आपको पूरा कमजोर कर दिया जाएगा, निचोड़ लिया जाएगा आपको। अगर हमारे यहाँ अगर आप मतलब बंदी बनाए जाते हैं तो ऐसा नियम है, आर्टिकल 32 कहता है कि 24 घंटे के अंदर पहले तो कोर्ट में जारी किया जाता है। 5 तरह का आपको रिट देता है, वहाँ पे आप याचिका दायर कर सकते हैं। आर्टिकल 20 कहता है कि उसको जारी कीजिए, कोर्ट में 24 घंटे के भीतर पेश कीजिए। आर्टिकल 22 कहता है कि आप अपने मन से वकील ढूंढिए या खुद अपना केस लड़िए। आर्टिकल 20 कहता है कि आप उसको उसके ही विरुद्ध में उकसा नहीं सकते हैं, गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं, जेल के अंतर्गत टॉर्चर नहीं कर सकते हैं। बहुत सारा ऐसा प्रावधान है, लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था उन लोगों के लिए। 3 साल तक आपको ट्रायल पे रखते थे, उसके बाद आपको आपके ऊपर मुकदमा चलाया जाता था, उसके बाद साबित किया जाता था कि आप गलत हैं कि नहीं है। तो इसे ही बिना वकील, बिना अपील और तथा बिना दलील का कानून का संज्ञा दिया गया। और इसका एक और नाम था जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता भी है, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट। तो यह भी चीज याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में वर्ष 1919 में, इनका कार्यकाल 1916 से 21 तक था और 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किसके को उस समय गवर्नर जनरल कौन थे या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, याद रखिएगा। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसी कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। देखिए, ऐसे तो महात्मा जी का, गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो था वो 1917 में आपके बिहार में चंपारण में हुआ था। तो सत्याग्रह जो था वो मतलब वो वहां पे जाकर के अंग्रेजों से याचिका किए थे, विनती किए थे, ना उसमें हड़ताल किए थे, ना भूख हड़ताल किए थे, ऐसा कुछ नहीं किए थे। क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किए थे? तो ये था गुजरात, अहमदाबाद मिल। अहमदाबाद जो मिल मालिक थे उनके विरोध में, उनके मतलब समर्थन में जो अंग्रेजों के विरोध में आंदोलन किए थे 1918 में, उसी में सबसे पहले वो भूख हड़ताल का प्रयोग किए थे। तो यहाँ चंपारण वाला में तो भूख हड़ताल या किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किए थे। वहाँ पे याचिका या समझाए थे कि हाँ भाई, बात आप लोग मान लीजिए, बात सुन लीजिए और हमें दे दीजिए, इनका जो मांग है वो पूरा कर दीजिए। तिनकटिया के विरुद्ध था इनका मांग। तो हुआ क्या कि ये इनका सबसे साहसी कदम था। मान के चलिए, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 6 अप्रैल को इन्होंने सबसे बड़ी जनसभा बुलाई थी 6 अप्रैल को, और इससे भी इन लोगों को डर हो गया अंग्रेजों को कि लो, ये तो इतनी बड़ी जनसभा इन्होंने बटोर लिया। ये क्या किए कि 2-3 दिन के अंदर में ही इनको गिरफ्तार कर लिए और जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिए। वहीं पे पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल को, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को भी गिरफ्तारी इन्होंने कर दी। जब ये पंजाब के वो बहुत बड़े नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन और किचलू, जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो वहां के लोग जो हैं वो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई कि भाई उनको कैसे छुड़ाया जाए, ये तो अंग्रेज को ज्यादा ही अत कर रहे हैं। तो इससे विचार विमर्श करने के लिए उन्होंने ये चीजें बुलाई थी और अंग्रेजों को लगा कि ये जो है हमारे विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं, उनके अंदर ये डर बैठ गया। तो वहीं पे R.E.H. डायर यानी रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलाकर 1000 लोगों की हत्या कराई। सोचिए कितनी निर्मम हत्या होगी वो, जहां लोग बैठे हुए हैं, एकत्र हैं, ना कोई उनके पास अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, भनक भी नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है, और अचानक गोलियां चलाने लगा चारों तरफ से। तो पहले घेराबंदी करवा दिया, चारों तरफ से घेर करके हर जगह फौजी उनका तैनात हो गया, और उसके बाद से अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगा चारों तरफ से। किसी को यह तक नहीं समझ में आया कि हम जाए कहां। वहीं बीच में एक इनार था, कुआं, कुछ लोग तो वहां कूद गए। ये तो वही बात हुई कि पानी में मगरमच्छ है और बाहर शेर, मगरमच्छ से बचने के लिए हम बाहर निकल गए।
मरना तो है। तो बेचारे कुआं में भी, एक ही छोटा सा कुआं, उसमें लगभग 250-300 लोग कूद गए, मर गए सब के सब। वहां से लगभग कोई नहीं बचा, कुछ लोग बचे होंगे, लेकिन ऐसा डाटा कहता है कि कोई नहीं। 1000 लोग मारे गए थे, और 1000 लोगों की भीड़ एक आपको कोई भी पार्क हो या कोई भी जगह वहां पे इकट्ठा कर दिया जाए तो भीड़ भीड़ होता है। इससे क्या हुआ कि जब ये घटना हुई तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। ये इस घटना से बहुत सारे लोग आहत हुए थे। उसमें रविंद्रनाथ टैगोर को उन्होंने नाइट की उपाधि दी थी, वो इसको लौटा दिए। क्वेश्चन आता है कि केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी कब लौटाए थे? तो याद रखिएगा, कभी भूल से भी जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं मारिएगा, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में गांधी जी ने किसी तरह की कोई उपाधि नहीं लौटाई थी। वो केसर-ए-हिंद की उपाधि जो लौटाए थे वो असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाए थे, क्योंकि असहयोग आंदोलन उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जन आंदोलन था, और उसमें उनकी नीति ही थी कि अंग्रेजों द्वारा प्राप्त की गई सभी चीजों का त्याग, चाहे अंग्रेजी वस्त्र हो, चाहे अंग्रेजी कारखाना हो, चाहे अंग्रेजी नौकरी हो, चाहे अंग्रेजी स्कूल हो, कोई भी तरह का अंग्रेजी अस्पताल क्यों ना हो, सब तरह का त्याग। तो जब मान लीजिए हम ही चीनी खा रहे हैं और दूसरे को समझा रहे हैं कि चीनी मत खाइए, क्या कोई समझेगा? नहीं ना। बस सेम कंडीशन था। महात्मा गांधी जी के पास खुद अंग्रेजों का दिया हुआ उपाधि था केसर-ए-हिंद। अगर वो नहीं त्यागते, दूसरे को बोलते त्यागने के लिए, तो कोई त्यागता नहीं। तो इसीलिए गांधी जी त्यागे थे कि पहले हम त्यागते हैं, तब लोगों को लगेगा कि नहीं भाई, गांधी जी भी तो त्याग रहे हैं। बापू का बहुत इज्जत था हमारे देश में, अभी भी है। उस टाइम बहुत लोग उनको मानते थे, क्योंकि उन्होंने जो जज्बा दिखाया था दक्षिण अफ्रीका में गोरो कालो के विरुद्ध, तो उससे लोगों के अंदर प्रेम बढ़ गया था गांधी जी के लिए, और उन्होंने ऐसे कारनामा किए भी थे। 1917 में पहला कदम रखे, तुरंत 3 कठिया वाला व्यवस्था समाप्त करवा के लोगों को जो उनका डिमांड था पूरा करवाएं। खेड़ा आंदोलन में, अहमदाबाद, मतलब पहले जादू दिखा चुके थे, इसीलिए लोगों को विश्वास था इनके ऊपर। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही शंकरन नायर थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। देखिए, इस क्वेश्चन को MBBI कर लीजिएगा, पूछता है कि किसने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था? तो जी शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में आपके CH तलवार थे, पंडित जगन नारायण थे और सुल्तान अहमद खान थे। ये भारतीय सदस्य थे, तीन ठो। CH तलवार थे, पंडित जगन नारायण थे और सुल्तान अहमद खान थे। ये 3 भारतीय सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि जो आपका हंटर कमीशन का गठन किया गया था उसमें 3 भारतीय सदस्य कौन कौन थे? तो एक तो CH तलवार और एक पंडित जगन नारायण और सुल्तान अहमद खान। ये हंटर कमीशन जो है 1920 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। बताइए, इतना एकदम निर्दयी घटना हुआ, इतना दुर्दांत घटना हुआ, और इसमें सरकार को कहीं से भी कोई दोषी नहीं बताया गया। और ये कर क्या रहे थे भारतीय सदस्य? इनको भी तो दिखना। देखिए, यही था ना चाटुकारी का नीति था। जब आप चापलूसी करने पे उतर जाइएगा ना, तो आपको कुछ गलत सही नहीं दिखेगा, बस जो गलत है वो भी सही दिखेगा, जिसका आप चाटुकारिता कर रहे हैं। यही था कुछ भारतीयों के अंतर्गत। वो अंग्रेजों के इस हद तक मतलब चापलूस बन गए थे कि उनको अपने घर, अपनी बेटी बहन भी प्यारी नहीं थी। यहां 1000 लोग भून दिए जाते हैं गोलियों से, और उनको यहां पे सरकार की कोई दोषी नहीं दिखाई देती है। इसमें बताया गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए मार्शल लॉ अनिवार्य था। मतलब वहां पे सभा थी, वहां पे तो शांतिपूर्वक सभा चल रही थी, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि वहां उपद्रवी थे और इकट्ठा हुए थे। अगर हम नहीं ऐसा मार्शल लॉ नहीं लगाते, अगर नहीं गोली चलवाते, तो वो जो था वो क्रांति का रूप ग्रहण कर लेता। मतलब लोग मारने लगते, काटने लगते अंग्रेजों को, तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः उचित था। साथ ही
हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। मतलब जनरल डायर जो था, जो ये काम किया था, उसको उसने बताया था कि ये मतलब कि इन्होंने निर्णय लेने में भूल कर दी, ये सही से डिसीजन नहीं ले पाए और इनकी कोई दोष नहीं था। और उनका अपराध के लिए, इस अपराध के लिए बस केवल उनको नौकरी से हटाया गया था और कुछ उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चला, ना ही उनको फांसी की सजा दी गई, ना ही उनके साथ कुछ गलत किया गया। यहाँ तक कि ब्रिटानी अखबार जो था उनको ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक का उपाधि दिया था। समझ रहे हैं? देखिए इनकी नीति। वहाँ 1000 भारतीय मारे गए, उनको भारतीयों से थोड़ा सा भी जो होता है ना प्रेम नहीं था। वहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक इनका ब्रिटानी का जो अखबार था संज्ञा दी थी, इसको भी याद रखिएगा। और ब्रिटानी लॉर्ड सभा जो था उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा था। भाई तुम शेर हो ब्रिटिश साम्राज्य का, तुमने इतना बढ़िया काम किया है, अब तुमने 1000 भारतीयों को ऐसे ही गोली से भुंदवा दिया। ये थी उनकी नीति। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। ये भी वीवीआई कर लीजिएगा। जो अंग्रेज सरकार थी उसकी इस कार्य के लिए मान की तलवार की उपाधि दी थी, उसकी सेवा के लिए, 5 साल की सेवा के लिए मान लीजिए। तो 5 साल की सेवा में महत्वपूर्ण घटना जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसी में ये आर डायर का भागीदारी था और किसी में तो था नहीं। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। देखिए क्वेश्चन पूछता है, और सचिवालय सहायक में ये क्वेश्चन आया था 23 दिसंबर वाला में, फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन था। नहीं, बीपीएससी का क्वेश्चन है, बीपीएससी 67वीं बीपीएससी में था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऊधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? तो एक ऑप्शन में था माइकल ओ डायर, एक था आर डायर। तो आंसर जो होगा वो माइकल ओ डायर था, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था और इसने ही, देखिए जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर था और वो जो था आर ई डायर, वो हेड था आर्मी का, और उसने ही गोली चलवाया था। जैसे इसने ऑर्डर दिया कि हाँ भाई अब चलवाओ, और उसने सैनिकों से भुनवा दिया, ऐसा था वहां पे। तो वो तो मारा गया था, मर गया था किसी कारणवश आर डायर। माइकल ओ डायर जिंदा था, तो लंदन में ये प्रार्थना चर्च में था, प्रार्थना कर रहा था कि वहां कोई सभा में था, वहां जाकर ऊधम सिंह गोली मारे थे। सोचिए, और ऊधम सिंह के लिए कहाँ उतना कुछ लिखा गया है, ना ही उनकी स्मारक उतनी मिलेगी आपको, जो इतना बढ़िया काम किया, जिसने अपने प्राण की बाजी को दाव पे लगाया, प्राण, और ऊपर से अंग्रेज में उनके घर में घुसकर, अंग्रेजों के घर में घुसकर हत्या की। उनके लिए ना कहीं आपको ज़्यादा स्मारक मिलेगा, ना ही कोई ज़्यादा वो मिलेगा। यही सब देखिए, अगर कोई अपने देश के लिए बलिदान देता है ना, तो उसका वीर गाथा जरूरी है, उसकी स्मारक जरूरी है, उसका इतिहास जरूरी है, तभी लोगों के मन में देश प्रेम की भावना उमड़ती है। देखिए आर्मी में लोग जाना क्यों पसंद करते हैं, जबकि आर्मी का नौकरी इतना इजी नहीं है साहब, फिर भी लोग जाना पसंद करते हैं। रीजन है कि जो शहीद होने के बाद मान सम्मान सरकार द्वारा दिया जाता है ना, वो अतुलनीय है। तो इसलिए इस चीज के लिए लड़के जो है ललायित रहते हैं कि चलो हमें पैसा नहीं चाहिए, हम शहीद ही हो जाए भारत माता के लिए, लेकिन हम आर्मी में जाएंगे शहीद होने के लिए, क्योंकि वो जो गौरव, वो मान सम्मान मिलता है ना शहीद होने के बाद। देखिए नौकरी के दौरान तो मिलता ही है, और अगर आप देश के लिए शहीद हो जाते हैं तो उसके लिए तो मान सम्मान एकदम भरपूर मिलता है आपको। तो इसलिए जो अगर देश के लिए थोड़ा सा भी त्याग किए हैं तो उनके लिए तो भाई मान सम्मान बनता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु, बताइए, वो 1000 लोगों को गोली मारकर भून कर चला गया, उसके ऊपर ना कोई केस, ना कोई मुकदमा, ना कुछ, बल्कि उसको सम्मानित किया गया था आर डायर को, और वो डायर को भी। लेकिन लेकिन इसको केवल गोली मार दिया वो जाकर के, तो इनको मृत्यु दंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग को मृत्यु दंड देने में थोड़ा सा भी नहीं संकुचते थे, एकदम थोड़ा सा भी नहीं, तुरंत 6 दिन में, 5 दिन में। 29 मार्च को मंगल पांडे बैरकपुर में
मतलब क्या बोलते हैं, विरोध में वो गोली मारते हैं उसको, बाघ को, हुडसन और बाघ को, और 8 अप्रैल को इनको फांसी पे लटका दिया जाता है। वो लेट ही नहीं करते थे। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेसी जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। इसको एमबीबीआई कर लीजिएगा। पूछता है कि जलियांवाला बाग जो जांच समिति थी, इसकी रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? तो महात्मा गांधी को। इसमें मदन मोहन मालवीय भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे। ये भारत की तरफ से जो जांच बैठी थी उसका, और इसी में बताया गया था कि लगभग 1000 लोग मारे गए थे। वहीं पे जो उनका रिपोर्ट था उसके अनुसार तो बस यही बताया गया था कि 200 लोग मारे गए थे, ज़्यादा नहीं। तो महात्मा गांधी को ये चीज़ सौंपा गया था। और जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। वही दीनबंधु सीएफ एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या की संज्ञा दी थी। सीएफ एंड्रूज जो थे, उनका मानना था कि जानबूझकर किया गया हत्या था। तो पूछता है मॉन्टेग्यू ने क्या कहा था? निवारक हत्या। और सीएफ एंड्रूज ने क्या कहा था? तो जानबूझकर की गई हत्या। तो ये सब चीजें याद रखिए। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के ही समय जो रॉलेट एक्ट आया था, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में स्वामी श्रद्धानंद जो थे, उन्होंने कर नहीं देने के लिए आग्रह किया था। उन्होंने बोला था कि जब ये ऐसा करनामे कर रहे हैं तो ये कर तो हम ही से लेते हैं, तो हम क्यों नहीं करें इसके जवाब में कि कर ही नहीं देंगे। भाई तुम अगर ये रॉलेट एक्ट पारित करोगे या रॉलेट एक्ट लागू करोगे तो हम आपको टैक्स नहीं देंगे। ये चीज किसने कही थी? तो स्वामी श्रद्धानंद ने। ये भी याद रखिएगा, ये भी एमबीबीआई है। फिर से क्वेश्चन पूछता है आपको कि कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी, मतलब तुरंत पहले घटी थी? तो होगा रॉलेट एक्ट। ये भी याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जितना भी है ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है, और ये यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी घटना जो है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले हुई थी। तो याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ये रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो रॉलेट सत्याग्रह। जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 6 अप्रैल 1919 को जो सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, वही उनका एक सबसे बड़ा साहसिक कदम था। ये आईएएस के प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुन लेते हैं, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि कोई भी एमसीक्यू वाला एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, उसमें इन सभी चैप्टरों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो मैंने बताया है इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बस आप इसको बस याद रखिएगा, इसको समझिएगा। रॉलेट एक्ट का क्वेश्चन अगर पूछेगा कि रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया, तो रॉलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, मतलब वो किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता था। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका खुले तौर पे विरोध किया था। क्योंकि जब आप उसको आज़ादी ही, उसको स्वतंत्रता ही किसी व्यक्ति को नहीं दीजिएगा तो उसका जीना नहीं जीना एक समान है। फिर से आपका क्वेश्चन पूछता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो हुई थी वो याद रखिएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। ये भी याद रखिएगा। तो ये सब जो क्वेश्चन है मैंने इसमें पढ़ा भी दिया है। इसमें नहीं बताया था तो वो कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने बोला था कि कर नहीं दो, तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने। तो जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा जो बता रहा हूँ ऊपर से, उसको तो एमबीबीआई करके लिख लीजिएगा क्योंकि वो ज़रूरी है। और जब भी बैठिए एक नोटबुक और पेन ले करके बैठिए, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो लिखते जाइए, आप काम करेगा वो। आगे चलते हैं। देखिए, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है मैंने तो ऐसे सबका आंसर करवा दिया है आपको, फिर भी
बस मैंने ये सब इसलिए आपको दिया है कि ताकि आपको याद है, आपने ध्यान से सुना है कि नहीं सुना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, मतलब किस लिए लाया गया था, उद्देश्य क्या था। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने की आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। यहाँ न लिख लीजिएगा, लगान नहीं देने की आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर किसने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। उसके बाद है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने गोली मारा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने के कार्य किसे सौंपा गया था। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर मैंने वीडियो में बताया है, लेकिन आपको याद है या आप सुने हैं ध्यान से कि नहीं सुनने, इसके लिए ही मैंने ये क्वेश्चन लिखा और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। देखिए, खिलाफत आंदोलन में हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18। एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े देश थे वो सब थे, अमेरिका, ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, ये सब थे मित्र राष्ट्र में। वही धुरी राष्ट्र में आपके जर्मनी, जापान, इटली, आपके तुर्की, ये सब थे धुरी राष्ट्र में। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि ब्रिटेन जो था वादा किया था भारतीय मुसलमानों से कि हम तुर्की को आहत नहीं पहुंचाएंगे, विघटन नहीं करेंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि तुर्की के जो खलीफा थे ना, उनको ये भगवान की तरह मानते थे सारे देशों के मुसलमान। लेकिन हुआ क्या कि युद्ध खत्म होते होते तक इन्होंने तुर्की पे जीत हासिल कर ली और तुर्की धुरी राष्ट्र के तरफ से था और इन्होंने तुर्की का विघटन कर दिया। अब भारतीय मुसलमानों में इस चीज़ को लेकर के रोष फैल गया, वो पूरा मतलब इसके अगेंस्ट में जाने लगे और पूरा आंदोलन करने लगे, उग्र हो गए। और मुस्लिम ऐसे भी धर्म के लिए कट्टरपंथ होते हैं, उनका धर्म ही सबसे बड़ा उनके लिए प्यारा होता है। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो स्टार्ट करते हैं फिर 1919 में। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय जो जाता है वो अली बंधुओं को जाता है। अली बंधु में शौकत अली और मोहम्मद अली। एक मोहम्मद अली जिन्ना थे, ये वो नहीं है, ये दूसरे हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। भारत के मुसलमान जो है तुर्की के सुल्तान को इस्लामी साम्राज्य का खलीफा मानते थे, बता दिया। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मित्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था, मतलब ब्रिटेन के विरुद्ध में था। युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमान को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। देखिए, वचन दिए थे कि हम खत्म नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ तब तक ये उसका विघटन कर दिए, खत्म कर दिया। भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे। उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की। देखिए, ये एकदम MBBI है, इसको लिख लीजिएगा। पूछता है क्वेश्चन कि 23 नवंबर 1919 को जो खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था उसका अध्यक्षता किसने किया था। ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना भी डाल देता है, तो कितने लोग मोहम्मद अली जिन्ना मार देते हैं। खिलाफत मुस्लिमों के लिए था, तो गांधी जी कहाँ से आ गए। लेकिन इसका आंसर गांधी जी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ था। और ये जो मुस्लिम थे, मुस्लिम नेता जो थे वो उग्र तब ही हुए जब गांधी जी का एंट्री हुआ, और वो लोग उस टाइम और खुश हो गया कि चलो अब तो गांधी जी का भी सहयोग प्राप्त हुआ। और गांधी जी इसको बहुत मतलब दूरदर्शी थे। वो खिलाफत आंदोलन में इसीलिए साथ दिए थे कि अब हिंदू मुस्लिम जब एक हो जाएंगे तो इनको तुरंत भगा देंगे। इसीलिए जब ये खिलाफत में साथ दिए तो ये बोले का सहयोग आंदोलन हम स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पे तुम साथ दो। और मुस्लिमों ने साथ दिया भी था। इसलिए मैंने पिछला वीडियो में बताया था सहयोग आंदोलन में, क्या सहयोग आंदोलन ये कैसा जन आंदोलन था कि अगर उस समय गांधी जी चौरा चौरी कांड से आहत होकर के अगर उसको नहीं लौटाते, मतलब बंद नहीं करते असहयोग आंदोलन को, तो उसी समय देश आजाद हो जाता। क्योंकि वो उस समय औरतें, पुरुष, सब लोग की भागीदारी थी, मुस्लिम हिंदू सब एक हो गए थे। लेकिन चौरा चौरी कांड के बाद जो बंद किए थे ना, वही थोड़ा दिक्कत हो गया। तो ये महात्मा गांधी की अध्यक्षता में स्टार्ट हुआ था। दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ था और उसी समय इसको खिलाफत आंदोलन को जो है अधिक बढ़ावा मिला।
दिसंबर 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर में अधिवेशन हुआ और उस समय इन खिलाफत को बढ़ावा दिया गया। मतलब देखिए कोई भी कार्य होता था ना, तो जब कांग्रेस का अधिवेशन होता था उसमें उसको सपोर्ट किया जाता था, उसके बाद से वो उभरता था, उग्र होता था। होम रूल लीग अधिवेशन 1916 के कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें बाल गंगाधर तिलक पहले आकर के इस चीज़ को पेश किए कि भाई हम होम रूल लीग अधिवेशन चलाने जा रहे हैं, फिर वहाँ से मुहर लगा, तब जाकर के ये पूरा देश में फैला। तो कोई भी कार्य होने से पहले भारत छोड़ो आंदोलन वर्धा में पहले पेश हुआ, उसके बाद वो स्टार्ट हुआ। असहयोग आंदोलन नागपुर अधिवेशन में पहले पेश होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है। तो कोई भी आंदोलन पहले कांग्रेस के कार्य समिति में पेश होता था, उसके बाद वो स्टार्ट होता था ढंग से। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। उन्हें लगा कि अब तो ये तो भाई बढ़िया चांस है, अब यहाँ तो हम बाजी मार ही लेंगे, यहाँ मुस्लिम भी नाराज हैं और चलिए हम तो है ही नाराज। इससे पहले मुस्लिम जो थे ना, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था और वहाँ पे मुसलमानों के लिए उन्होंने अलग निर्वाचन की पद्धति स्टार्ट की थी और अंग्रेजों का मानना था कि इनमें फूट डालो, हिंदू और मुस्लिम को लड़ाओ, हम आसानी से यहाँ पे राज करेंगे। और मुस्लिम थे भी वैसे, हिंदू थे भी वैसे, वो आपस में लड़ते थे और इनको मजा मिलता था। लेकिन गांधी जी कहीं से नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम लड़े। उनका मानना था कि हम दोनों मिल करके कोई किसी भी काम को कर सकते हैं। तो उनका बस यही मानना था कि हम दोनों एक रहें और एक रह करके किसी भी काम को सही से करें। लेकिन जब जैसे ही मुस्लिमों को अपने ऊपर आया, जब देखे कि खिलाफत मतलब तुर्की को उन्होंने विघटन कर दिया, तो ये तुरंत आक्रामक हो गए। गांधी जी को मिल गया मौका, गांधी जी तुरंत मिल गए, बोले कि चलो भाई हम सहयोग करेंगे। इसके उपरांत उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क, ये गलती हो गया, हाजी उल मुल्क होगा, हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। इसको एकदम MVVI कर लीजिएगा, MVVI लिख दीजिएगा इसको। पूछता है कि खिलाफत आंदोलन के दौरान किसने हाजी उल मुल्क की पदवी का त्याग किया था, तो हकीम अजमल खान। इसको MVVI कर लीजिएगा। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा 1960 में उन्हें प्रदान की गई थी। 1960 में, सॉरी यहाँ पे 1908 कर लीजिएगा, 1960 टाइप हो गया, 1908 होगा, 60 नहीं, वही तो हम सोचे यार 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, 1960 में कहाँ से इनको पदवी मिल गया, 1908 कर लीजिएगा, इसको सुधार लीजिएगा। 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। देखिए बहुत क्या बोले इनके लिए अब शब्द, ये इतने ख़त्म इंसान थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनको बस अपना स्वार्थ दिखता था, निजी स्वार्थ। सर सैयद अहमद खां वो भी वही थे, उनको भी बस मुसलमान मुसलमान, इन लोगों के अंदर मुसलमान मुसलमान मुसलमान, ये कभी नहीं चाहते थे कि देश आज़ाद हो। अगर ये सपोर्ट करते ना साहब तो देश आज़ाद हो जाता। अब यहाँ पे जब गांधी जी को ये देखे कि गांधी जी तो अब देश आज़ाद करवाने के चक्कर में पड़ गए, तुरंत मोहम्मद अली जिन्ना उनका विरोध करने लगा और बोला कि आप दूर हट जाइए, हमारे नेताओं को आप उत्साहित मत कीजिए, प्रोत्साहित मत कीजिए। और गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी थी। वो बोला कि राजनीति में धर्म को नहीं लाइए, ये हमारा धर्म का मामला है, हमको कैसे निपटना हम समझ लेंगे, आप इसमें टांग नहीं अड़ाइए। इसने गांधी जी को बोला था कि आप इसमें मत आइए, इसका विरोध किया था। तो क्वेश्चन पूछता है खिलाफत आंदोलन में किसने महात्मा गांधी का विरोध किया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जहां बन सकता है, मैं वहां पे आपको बताते चलूंगा कि हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है और आप उस चीज़ को नोट कीजिएगा। देखिए मैं बहुत आपके लिए मेहनत तो कर रहा हूँ, बस अब आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए कि शेयर कीजिए वीडियो को, लोगों से बोलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो देखिए। गांधी जी को राजनीति में धर्म को नहीं लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को उत्साहित न करें। मतलब वो बोला था कि आप मत आइए और हमारे जो मुस्लिम नेता हैं उनको कट्टरपंथ मत बनाइए, आप हट जाइए, हमको कैसे झेलना है हम झेल लेंगे। ये नहीं चाहता था कि देश आज़ाद हो। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद
इधर हकीम अजमल खां और हसरत मोहानी, ये सब खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। ये लोग सहयोग कर रहे थे। ये अबुल कलाम आज़ाद, ये एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, ये पहले वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष भी थे आज़ादी से पहले। ये सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन था। जो सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें मुद्दा ही था जलियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड तुरंत हुआ था, ताज़ा ताज़ा था, अभी 1919 में ही हुआ था। 20 में इन लोग का कांग्रेस का बैठक हुआ और यहाँ खिलाफत आंदोलन जलियांवाला बाग दोनों में हुआ था। तो इसी में ये लोग बोले भी थे कि भाई अब इसको लेकर के चलिए असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो नागपुर अधिवेशन जो हुआ 1920 में, उसमें वेरीफाई किए, स्टार्ट कर दिए। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। ये भी पूछता है कि कौन, दे देगा ऑप्शन, चार्ट पूछ देगा कि इसमें से कौन खिलाफत आंदोलन में सम्मिलित नहीं हुए थे और किसने कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। तो मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड में सपोर्ट में जो जांच समिति था कांग्रेस की तरफ से, उसमें थे ये, लेकिन वहीं खिलाफत आंदोलन में इन्होंने इसका विरोध किया था। इन्होंने बोला था कि नहीं, आप उसके सपोर्ट में मत जाइए, मुसलमानों के सपोर्ट में हट जाइए, जैसे हो रहा है उसको करने दीजिए, आप उसमें भागीदारी मत दीजिए अपना। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब किया गया था? तो सितंबर 1919 में। ये भी चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेता और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो मैंने बताया है, ये मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना जो था वो नहीं चाहता था कि ये इस युद्ध में, मतलब इस क्या बोलते हैं, आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी हो। फिर क्वेश्चन आता है, एकदम एमबीबीआई क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा कहीं, कि एचिंसन था, अंग्रेज था एचिंसन, उसने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। मतलब इस मिसाल में हम हिंदू मुस्लिम को लड़ा नहीं पाए। ये किस मतलब कब कहा गया था? तो ये खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान ये बात वो कहा था कि मतलब हम सफल नहीं हो पाए, हम लड़ा नहीं पाए हिंदू और मुस्लिम को। लड़े भी नहीं थे भाई, असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के दौरान दोनों एक हो गए थे। तो इसका ही ये स्टेटमेंट था। क्वेश्चन आता है कि 1921 का जो मोपला आंदोलन था वो किसका ब्रांच था? तो 1921 में जो मोपला आंदोलन हुआ था केरल से, मोपला विद्रोह पूछता है, तो वो जो था वो खिलाफत आंदोलन का ही ब्रांच था। वो भी धर्म को ही लेकर के हुआ था, तो खिलाफत आंदोलन का ही एक ब्रांच था मोपला। केरल के मलाबार जिला से स्टार्ट हुआ था मोपला। ठीक है दोस्तों, जितना क्वेश्चन बन सकता था खिलाफत से, रॉलेट एक्ट से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से मैंने करा दिया है। लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जैसे खिलाफत आंदोलन का है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका आंसर आप देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन दिया हूँ वो मैंने पढ़ा दिया है, उसी का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की आलोचना की थी? ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया? देखिए ये चीज़ मैंने छोड़ दिया था, आप ऐसे कोशिश कीजिएगा देने के लिए, इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छी